आज हम डिस्कस करेंगे इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स यानी कि संविधियों के निर्वचन के एमसीक्यू हिंदी में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। और फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका कठोर अर्थान्वयन यानी कि स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन नहीं किया जा सकता। देखिए, स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन से मतलब है कि जब किसी भी प्रोविजंस की जजों के द्वारा बिल्कुल अपने मनमाने तरीके से व्याख्या नहीं की जाए, बल्कि जितना लिखा है उसकी वर्डिंग के अंदर रहते ही उसका जब इंटरप्रिटेशन किया जाए तो वही स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन कहलाता है। और ये 3 तरह के लॉज पर एप्लीकेबल होता है: दंड संबंधी, कर संबंधी और राजस्व संबंधी। तो देखिए, यहाँ पर हमें क्लियर हो गया कि जो पहला लिखा है बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन वो इसका सही आंसर है। हाँ, लेकिन यदि आपसे यहाँ पर पूछा जाता कि उदार अर्थान्वयन किसका किया जाता है यानी कि जो लिबरल कंस्ट्रक्शन, तो वहां पर आप आंसर क्या देते? हितप्रद संविधियों का। सेकंड क्वेश्चन देखिए, उपचार के पर्पस से जो कंस्ट्रक्शन किया जाता है वो किससे रिलेटेड है? तो देखिए, यहाँ पर जो ऑप्शन में लिखा हुआ है कि मिस्चीफ रूल यानी कि रिष्टि का नियम। रिष्टि का नियम क्या है? जो भी कमियां थीं यानी कि लॉज जो कि किसी कमी को दूर करने के लिए बने हैं, यानी कि कमी को दूर करते हुए जो उपचार प्रदान करने के लिए बने हैं, तो उनका जो कंस्ट्रक्शन किसके तरीके से किया जाता है? वो रिष्टि के नियम से किया जाता है यानी कि मिस्चीफ रूल। नाम से क्लियर है, मिस्चीफ का मतलब त्रुटि, किसी कमी को दूर करने के लिए। तो सही आंसर हमारा मिस्चीफ रूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डेड डैश का तात्पर्य किसी विशिष्ट वस्तु पर संपूर्ण कानून की विस्तार पूर्वक अभिव्यक्ति करना होता है, जिसमें पहले के सभी विधिक प्रावधानों और विषयों से संबंधित सामान्य कानून के नियमों को सम्मिलित करने का प्रयास किया जाता है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं संहिताकारी कानून की। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत तथा अन्य देशों में नैसर्गिक न्याय के कौन से सूत्र मान्यता प्राप्त कर चुके हैं? नैसर्गिक न्याय यानी कि हम नेचुरल जस्टिस की बात कर रहे हैं। आपने एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में भी इसको पढ़ा होगा। तो देखिए, यहाँ पर 2 रूल बताए गए हैं। नंबर 1 तो कि कोई भी व्यक्ति अपने मामले में खुद ही निर्णायक नहीं हो सकता, और सेकंड है कि दूसरे पक्ष की बात को भी सुनना आवश्यक होता है। तो यहाँ पर ये दोनों ही सही हैं, मतलब नेचुरल जस्टिस में ये दोनों ही नियम जरूरी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसका उदार अर्थान्वयन लिबरल कंस्ट्रक्शन नहीं किया जा सकता है? तो देखिए, कभी कभी आपको ऐसे ऑप्शन दिए जाते हैं कि आपको खुद ही देख करके लगेगा कि इनमें से एक बिल्कुल अलग है। तो देखिए, यहाँ पर जैसे हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं: उपचारी संविधि, प्रक्रिया संबंधी संविधि और हितप्रद संविधि। तो देखिए, हमें यहाँ पर जो फोर्थ जो ऑप्शन है असमर्थकारी संविधि, मतलब जो कि बिल्कुल भी समर्थ नहीं है संविधियों के मामले में। तो यहाँ पर ये क्लियर है कि जब लिबरल कंस्ट्रक्शन की बात आ रही है तो वो कहाँ पर नहीं किया जा सकता है? वो असमर्थकारी संविधियों का नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इजस्टम जेनेरिस का हिंदी अर्थ क्या है? तो देखिए, इजस्टम जेनेरिस को हिंदी में सजातीय अर्थान्वयन का नियम कहा जाता है, और ये इंटरप्रिटेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट नियम है। और इसमें जो शब्द होते हैं, बहुत सारे शब्द दिए जाते हैं जो एक ही सजाती को बताते हैं, तो वो इजस्टम जेनेरिस कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कानून में प्रयुक्त शब्दों को कुछ रूपांतरण करके सही अर्थ जाना जाता है। देखिए, कई बार क्या होता है कि जैसे कि निर्वचन का सबसे पहला नियम क्या है? लिटरल, शाब्दिक नियम। लेकिन कई बार शब्दों का मीनिंग निकालने पर भी जब लेजिस्लेशन का इंटेंशन नहीं फुलफिल हो, तब उसको थोड़ा रूपांतरित करके शब्दों का जो मीनिंग निकाला जाता है, यानी कि लेजिस्लेशन का इंटेंशन पता किया जाता है। तो इसको कहा जाता है गोल्डन रूल यानी कि स्वर्णिम नियम। तो देखिए, यहाँ पर रूपांतरण की बात आएगी, वहां पर आंसर क्या होगा? स्वर्णिम नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब 2 या 2 से अधिक शब्द जिनके अर्थ सदृश हों
एक साथ प्रयोग किए जाएं तो उन्हें उनके सजातीय अर्थ में समझा जाना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर कहने का मतलब क्या हो गया, जब दो या दो से ज़्यादा कहीं पर भी वर्ड यूज़ में आ रहे हैं और वो एक दूसरे से रिलेट करते हुए हैं, एक ही जैसा उनका मीनिंग निकल के आ रहा है, एक ही सेंस में यूज़ किए जा रहे हैं, तो वहाँ पर ये जो नियम कहलाता है वो सहचरेण ज्ञाते, यानी कि नोसिटर ए सोसायस, मीन्स एक दूसरे की कंपनी से जानना, एक दूसरे की संगति से जानना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दंड कानूनों का कठोर अर्थान्वयन किया जाता है और इसका लाभ किसको मिलता है? इसका लाभ अभियुक्त को मिलता है। मीन्स जब तक बिल्कुल ये क्लियर ना हो जाए कि उसी व्यक्ति ने अपराध किया है या वही अपराधी है, तब तक उसको पनिशमेंट नहीं दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोसिटर अ सोसायस का क्या अर्थ है? तो देखिए, नोसिटर ए सोसायस का मतलब ही यही है कि एक दूसरे की संगति से जानना, यानी कि एक दूसरे के साहचर्य से जानना। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इजी क्वेश्चन, कि निर्वचन का सबसे पहला रूल कौन सा है? तो देखिए, जब निर्वचन का जो पहला रूल है वो हमारा होता है शाब्दिक नियम। सबसे पहले जो शब्द लिखे गए हैं जजेस को उन्हीं को ही एक्सप्लेन करना चाहिए, और इसका दूसरा नाम क्या है? शाब्दिक नियम को व्याकरणिक नियम, यानी कि इंग्लिश में इसको हम लिटरल या फिर ग्रामेटिकल रूल के नाम से जानते हैं। निर्वचन का सबसे सर्वाधिक सुरक्षित नियम कौन सा है? तो ये भी शाब्दिक नियम ही है, क्योंकि सबसे पहला नियम है और सबसे सुरक्षित नियम भी यही होता है। जब शाब्दिक नियम लगाने से विधायिका का इंटेंशन क्लियर ना हो, तब जजेस जो होते हैं वो अपना लॉजिक लगा करके बाकी नियमों का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और यहाँ पर देखिए बात की गई है कि जो मिस्चीफ रूल यानी कि रिष्ट के नियम का प्रतिपादन सबसे पहले किस केस में किया गया? तो मिस्चीफ रूल को हेडन केस के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी कानून के एक से ज़्यादा प्रोविज़न एक दूसरे के अगेंस्ट हों, तो जो कोर्ट उन प्रोविज़न्स को इस तरीके से उनके बीच में हार्मोनी बिठाने की कोशिश करेगी कि सभी के बीच में एक तरीके से बैलेंस बना रहे और कोई भी प्रोविज़न अनइफेक्टिव ना हो जाए। तो देखिए, यहाँ पर यदि हम इस सिचुएशन को देखें तो आंसर यहीं से निकल के आ रहा है। यहाँ पर क्या कहा गया कि सभी उपबंधों में सामंजस्य बना रहे। तो ये हमारा कौन सा नियम है? सामंजस्य पूर्ण अर्थान्वयन, और इसको इंग्लिश में कहा जाता है हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, यानी कि विधायिका के दो प्रावधानों के बीच में हार्मोनी बिठाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी कानून की भाषा डाउटफुल होने के कारण उसके एक से ज़्यादा मीनिंग निकल रहे हों, तो न्यायालय क्या लागू करेगा? वहाँ पर देखिए आंसर है अमान्य से मान्य करना अच्छा है, यानी कि इनवैलिड की जगह जो कोर्ट है वो एक्सप्लेनेशन को वैलिड तरीके से बताएगी, यानी कि लेजिस्लेशन के इंटेंशन को फुलफिल करेगी। और अमान्य से मान्य करना अच्छा है को एक बहुत इंपॉर्टेंट लीगल मैगजीन से जाना जाता है, अट रिस मैजिस वैलिड क्वेम पेरिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में विधायिका अपने मूलभूत विधायन संबंधी कार्यों को क्या डेलीगेट कर सकती है या नहीं कर सकती, या ये विधायिका के विवेक पर निर्भर करता है या मंत्रिपरिषद के विवेक पर? तो अब यदि यहाँ पर ये मूलभूत वर्ड नहीं लिखा होता तब तो इसका आंसर हो जाता कि प्रत्यायोजित कर सकती है, यानी कि डेलीगेट कर सकती है। लेकिन मूलभूत शब्द आने की वजह से इसका आंसर क्या हो गया है कि भारत में विधायिका अपने मूलभूत जो विधायन संबंधी कार्यों को फर्दर आगे डेलीगेट उसको नहीं, मतलब उसको आगे डेलीगेट नहीं कर सकती है। देन देखिए, इंटरनल एड्स और एक्सटर्नल एड्स वाला पोर्शन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर कहा गया कि इंटरप्रिटेशन के इंटरनल एड्स कौन से हैं, आंतरिक सहयोगी कौन से हैं। नाम से क्लियर है, संविधि के अंदर, संविधि के भीतर जो भी विषय वस्तु होगी
तो इसमें मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई थी, जैसे कि संविधि का जो टाइटल हो गया, धाराओं के शीर्षक हो गए, ठीक है, जो उसमें अपवाद हैं, उसमें जो अनुसूची दी गई हैं, और भी बहुत सारी जो बातें जो किसी भी एक्ट के अंदर होंगी वो सारे इंटरनल एक्ट कहलाएंगे। तो आंसर आपका संविधि के भीतर की विषय वस्तु। अगला क्वेश्चन देखिए, कठोर अर्थान्वयन निम्न में से किस कानून का किया जाता है? तो मैंने आपको जो पहला क्वेश्चन ही मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, मैंने आपको बताया था कि दंड कानून, कर कानून और राजस्व कानून तीनों में ही कठोर अर्थान्वयन का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, इंटरप्रिटेशन को प्रचलित भाषा में किस नाम से संबोधित किया गया है? और यहाँ पर आंसर है इसका कंस्ट्रक्शन यानी कि अर्थान्वयन। वैसे तो देखिए निर्वचन और अर्थान्वयन में बहुत माइनर सा डिफरेंस है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने बहुत सारे लीडिंग जजमेंट में, जिसमें कि हम बेला बनर्जी वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल के केस की भी बात कर सकते हैं, तो वहाँ पर उन्होंने उसमें ये कहा कि निर्वचन और कंस्ट्रक्शन में अंतर नहीं होता, तो यानी कि इंटरप्रिटेशन को कंस्ट्रक्शन के नाम से भी जाना जाता है। देन उस सेंट्रल जो एक हम अधिनियम की बात करें जिसमें शब्दों, वाक्यों तथा खंडों को परिभाषित किया गया है, तो उसका नाम क्या है? साधारण खंड अधिनियम 1897 यानी कि जनरल क्लॉज एक्ट 1897। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शब्दों को उनका साधारण तथा स्वाभाविक अर्थ किस नियम के द्वारा प्रदान किया जाता है? तो ये तो अभी मैंने आपके साथ पहले डिस्कस किया था। हम यहाँ पर बात करें शाब्दिक या व्याकरणिक निर्वचन की। कौन सा निर्वचन का आंतरिक सहयोगी नहीं है? तो इंटरनल एक्ट्स अभी मैंने आपको बताया था कि किसी भी अधिनियम के भीतर की वस्तुएं जो होती हैं वो इंटरनल एक्ट्स होती हैं। तो ऑप्शन देखिए, लघु शीर्षक, दीर्घ शीर्षक, धाराओं के शीर्षक। तो हमें क्लियर है ये सब तो कहाँ पर है, ये किसी भी अधिनियम के साथ जुड़े हैं, लेकिन ऐतिहासिक जो पृष्ठभूमि है वो किसी भी एक्ट का एक्सटर्नल पोर्शन है, वो इंटरनल एक्ट्स में नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा निर्वचन का बाह्य सहयोगी नहीं है? एक्सटर्नल एक्ट क्या होंगे? एक्सटर्नल एक्ट वो होंगे जो कि किसी भी स्टैट्यूट के अंदर की विषय वस्तु नहीं है, बल्कि उसको बाहरी तरीके से प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या क्या दिए गए हैं, पाठ्य पुस्तकें, शब्दकोश यानी कि डिक्शनरी, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, और अगला है धाराओं के शीर्षक। तो देखिए धाराओं के शीर्षक कहाँ पाए जाते हैं? ये किसी भी एक्ट के अंदर ही पाए जाते हैं, स्टैट्यूट का भीतरी भाग होती हैं, तो यानी कि ये आंतरिक सहयोगी है। बाकी तीनों क्या है? बाकी तीनों बाह्य सहयोगी हैं, और धाराओं के शीर्षक क्या है? ये इंटरनल एक्ट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा निर्वचन का बाह्य सहयोगी है? तो उसमें देखिए अब पाठ्य पुस्तकें, दीर्घ शीर्षक, अपवाद, अनुसूची। तो यहाँ पर हम करें या हम एक्सेप्शंस की बात करें, शेड्यूल की बात करें, ये सारी चीज़ें निर्वचन के जितना भी हम किसी भी स्टैट्यूट की जो बात कर रहे हैं उसके ये इंटरनल एक्ट्स हैं, और जो पाठ्य पुस्तकें हैं वो क्या है? वो एक्सटर्नल एक्ट्स होती हैं। और लास्ट क्वेश्चन, रूपांतरण का नियम कौन सा है? तो मैंने भी आपको कुछ देर पहले बताया था कि सबसे पहले तो लिटरल रूल अप्लाई किया जाता है, और लिटरल रूल से सही तरीके से मीनिंग क्लियर ना होने पर उसको मॉडिफाई करके जो रूल हमारे सामने आया वो हमारा गोल्डन रूल कहलाता है। तो इस वीडियो में मैंने आपके साथ में इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स यानी कि संविधियों के निर्वचन के 25 क्वेश्चंस को एक्सप्लेन किया है, और आशा करती हूँ कि आपको ये आंसर्स क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू सो मच। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को ओपन करके पीडीएफ को डाउनलोड भी कर सकते हैं।